नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय को लेने जा रहे हैं वो विषय है दिल। जी हाँ, दिल की बात करे दिल वाला। जी हाँ, आज हमने स्टूडियो में जिन्हें आमंत्रित किया है वो वही दिल वाले हैं जिनका नाम है डॉक्टर सतीश गुप्ता। आज हम बात करेंगे उनसे कि दिल का रखरखाव कैसे किया जाए, क्योंकि दिल आज किसी भी उम्र में किसी को भी धोखा दे रहा है। वो कौन सी चूक है हमसे जो हो जाती है हमारे खान पान में, हमारे लाइफस्टाइल में, जिसकी वजह से दिल के द्वारा ऐसे दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल हर किसी को भी कोई उम्र का मोहताज नहीं है। आज जो टीनेजर्स हैं, प्रौढ़ावस्था में हैं, किसी को भी जिनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन्हें भी हार्ट अटैक आ जाता है। और कई दिल की समस्याएं और बीमारियां ऐसी अब हमें सुनने को मिल रही हैं जिनके बारे में पहले कभी जिक्र भी नहीं होता था। ये कहाँ से ये चूक हो रही है हमसे? देखिए, पहले आज से अगर हम लगभग 60 साल पहले चले जाएं जी, तो हृदय रोग, जिसे हम हार्ट अटैक भी कहते हैं, एंजाइना कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं, ये बहुत ही अनकॉमन था। और जो हायर स्टेट ऑफ द सोसाइटी है ना, जो रिच लोग हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, और भी 70 के बाद, 60-70 की उम्र के बाद 100 में से एक आदमी को हार्ट अटैक होता था जी। इट वॉज स्टेटस सिंबल, क्योंकि भारत में उसका इलाज नहीं था। लोग यूएस में जाते थे इलाज कराने के लिए, वहीं पे इसका बाईपास होता था, और भारत में इसका कोई इलाज नहीं था। अच्छा। जैसे से भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा 70s में, मिड 60s और 70s में बढ़ा, शहरों गाँव का शहरीकरण हुआ, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई, नाइट शिफ्ट फैक्ट्रीज आई तो नाइट शिफ्ट शुरू हुई। पहले भी थी किंतु एकदम तेजी से बढ़ा। लोग खान पान बदल गया, खाने पीने का टाइम बदल गया, तो वो सब जो टोटल जैसा लाइफस्टाइल था ना, पूरा बदल गया। उसके कारण बहुत सारी बीमारियां, ना खाली हार्ट डिजीज वन डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, GERD, एसिड बनना, मोटापा, ओबेसिटी, ओवरवेट, ओबेसिटी, मतलब बहुत सारी समस्याएं जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड थी, साइकोसोमेटिक थी, वो आनी शुरू हुई। जो नाम पहले हम किताबों में भी नहीं पढ़ते थे, अब वो नाम लोगों को ऐसे ही याद रहने लग जाते हैं। कैंसर भी बहुत कम था पहले, ये सब उसके बाद ही शुरू हुआ। जिसके बाद क्या हुआ, पैक्ड फूड आने शुरू, बिकॉज इंडस्ट्री शुरू हो गई, तो लोगों को ऑड टाइम में काम करना, ऑड आवर्स में काम करना, ट्रैवल करना, दूर ट्रैवल करना, फिर पैक्ड फूड्स आने शुरू हो गए जी। तो उससे फिर वो ऐसे जो फूड जो बनने लगा वो ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड्स आने शुरू हुए। लोगों का जो था ना, गाँव में जैसे सिस्टम था, दूर जाना होता था पैदल करके जी, वो खत्म हो गया। खेतों में जाना होता, हार्ड वर्क करते थे, वो खत्म हो गया। वो एक टोटल मतलब लाइफ बदल गई। सबसे पहली बात थी मन बदला, स्ट्रेस आई सबसे पहले, मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बन गया। पहले 3-3 पीढ़ियाँ घर में थी जी, फिर 2 ही पीढ़ी रह गई, मतलब माता पिता और बच्चे रह गए, तो बच्चों की सपोर्ट, रेयरिंग खत्म हो गई। हस्बैंड वाइफ दोनों ही, पेरेंट्स दोनों ही काम करना शुरू करे, तो और ज़्यादा अब तो लेटेस्ट ये हो गया जी। तो कहीं भी स्ट्रेस का वेंटिलेशन खत्म हो गया, मतलब अपनी मन की बात कह पाना, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। ना, अगर जैसे दिल खोल लिया होता यारों से, तो ना खोलना पड़ता हज़ारों से जी। वो जो शुरू हो गया, और हमारी महिलाएं विशेषतः सुरक्षित थी, फिर भी इसका होने के बाद भी शुरुआत में 80s तक तो वो भी सुरक्षित थी, 90s तक भी सुरक्षित थी। तो क्योंकि तब स्ट्रेस अभी तक बहनों माताओं को नहीं आई थी, वो अभी छूती थी इस बात से, क्योंकि जब तक वर्किंग वुमेन इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो अब वर्किंग वुमेन भी बढ़ गई। मतलब अभी जो है लगभग जो नई जो पीढ़ी है, पीढ़ी आ रही है, उसमें हर लड़की पढ़ करके नौकरी करना चाहती है जी। वो मतलब दे वांट टू बी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT, है ना कहीं ऐसी पोस्ट हर जगह, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हर जगह जी हाँ। अब तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। मतलब ऑलमोस्ट दे आर बिकमिंग ऑलमोस्ट इक्वल टू मेल्स जी, रादर बेटर देन मेल्स। तो अब जो वो समाज में जब से वर्किंग वुमेन का कंसेप्ट कल्चर आई है, तो ये देखने में है कि पहले जो फीमेल्स थी वो प्रोटेक्टेड थी टिल द एज ऑफ मेनोपॉज, जो उनका नेचुरल प्रोटेक्शन थी, उनके जो फीमेल हार्मोन थे
उनको बचाते थे हार्ट अटैक से। तो तब तक वो थी, किंतु अभी तो ये देखने में आया जो वर्किंग वुमेन है वो प्रोटेक्शन खत्म हो गई है। नाउ देयर इक्वली रादर मोर प्रोन टू डेवलप हार्ट अटैक्स। ये देखने में आया पिछले 20 साल में कि जो वर्किंग वुमेन में हार्ट अटैक पुरुषों से भी ज़्यादा है। जी जी। उनका एथेरोस्क्लेरोसिस जो है उनका डिफ्यूज़ है। डिफ्यूज़ माना इतने लंबे लंबे ब्लॉक्स हैं उनके। क्योंकि जो बहनें बाई नेचर ज़्यादा इमोशनल होती हैं, भले उनका काम बदल गया, कल्चर बदल गई, किंतु उनका मन तो वही है तो वो इमोशनल क्रिएटिव हैं। जी जी जी। जो आदमी तो लॉजिकल होता है बाय नेचर, तो वो लॉजिक के हिसाब से चलता है। बात होती है इतना फील नहीं करता, इतना फील नहीं, प्रैक्टिकल थोड़ा तो है, फील करता है कि तो इतना नहीं करता है। जैसे जैसे समय बदला है तो फीमेल्स पे प्रेशर बढ़ा है, बहनों माता पर प्रेशर बढ़ा है। प्रेशर के साथ साथ उसको जो नेचर नहीं बदल पाई है। एक्चुअली आपके कहने का मतलब ये है कि जो लाइफस्टाइल तेज़ी से बदला, जैसा कि आपने कहा 70s के बाद जो चेंज आया, उसके लिए ना हम शारीरिक रूप से तैयार थे, ना मानसिक रूप से तैयार थे, और एनवायरनमेंट एकदम तेज़ी से बदला। उसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिले। तो अब अगर हम बात करें महिलाओं की, तो जैसा आपने मेनोपॉज का जिक्र किया, तो ये यहाँ से शुरू होता है या गर्भावस्था के दौरान शुरू होता है? क्योंकि सुनने पढ़ने में ये भी आता है कि गर्भावस्था के दौरान भी दिल को अपनी जो एक काम करने की क्षमता होती है उससे ज़्यादा काम करना पड़ता है। ऐसा भी है क्या? बिल्कुल। वो तो जब बच्चा पेट में होता है जी, तो माँ को जो उसका ब्लड वॉल्यूम 1.5 गुना बढ़ जाता है। जैसे किसी का अगर 5 लीटर 4 लीटर है तो 5.5 मतलब 6 लीटर हो जाएगा। अच्छा। तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर से ज़्यादा हमारी जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है कि बच्चे को नरिश करना होता है, फीटस को नरिश करना होता है। तो 1.5 गुना लगभग बढ़ने से वो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। प्लस जो हार्मोन्स उस समय डेवलप होते हैं बॉडी में, उसमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है जी, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं उसको। हमारी इवन शुगर लेवल्स पे असर पड़ता है ना। ओवरऑल सी प्रेगनेंसी इज अ स्ट्रेस फॉर द लेडी। इट्स अ बिग स्ट्रेस राइट टू बियर ए चाइल्ड। पहले पेट में रखना उसको 9 महीना, उसके बाद उसको वो करना, फिर उसकी रियरिंग। जी जी जी। कम से कम 1 साल तो उसकी रीडिंग करनी पड़ती है बच्चे की, बहुत क्लोज रीडिंग। सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ, so, एक टोटल लाइफ ही बदल जाती है। एंड देन इट इज नॉट ओनली फॉर 1 ईयर, मतलब इट इज लाइफ टाइम तक। यू हैव टू लाइफ टाइम के लिए उसकी केयर करनी है। पहले 5-6 साल तो बहुत केयर करनी। जी 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 बिल्कुल। तो वो जो है माँ के लिए तो बहुत एक प्रेशर हो जाता है। बट माँ उसको लाइक करती है बिकॉज इट्स ए बून ऑल्सो। इट्स नॉट ए बर्डन बट इट्स ए बून फॉर ए लेडी टू हैव ए चाइल्ड। तो एक बून भी है, बहुत खुशी भी मिलती है। नहीं होता तो भी प्रॉब्लम होती है। जी जी जी। तो ये भी एक समस्या है। लेकिन वो स्टेप जैसे कि स्टेप बाय स्टेप जैसे हम देखते हैं कि जब बच्चा आता है तो खुशी बिल्कुल होती है, आपका कहना सही है। जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं और मन के अंदर एक हमेशा डर बना रहता है कि अब इसे कुछ हो ना जाए। वो जो छोटे छोटे डर होते हैं बाद में जाके या तो हम उनके यूज टू हो जाते हैं, लेकिन शरीर के अंदर वो कहीं ना कहीं कुछ हार्म कर रहे होते हैं वो डर। डिपेंड करता है। यूजुअली माँ की नेचर ही, मदर्स आर मेंट टू बी मोर टॉलरेंट, मोर अकोमोडेटिव। देयर नेचर इज लाइक दैट, राइट। तो उनकी नेचर ऐसी बनाई गई है। नेचर मतलब नेचर में हार्मोन्स उनके ऐसे हैं। जी जी जी। जबकि मेल्स आर बिकॉज ऑफ देयर ओन हार्मोन्स, दे आर नॉट दैट टाइप, राइट। तो वो ठीक है, दे आर लॉजिकल, दे आर ओके टिल दे आर ओके, अदरवाइज दे फॉरगेट वेरी फास्ट। फीमेल्स जो बहनें जो होती है इतनी तेज भूल नहीं पाती। हाँ, ये भी इमोशनल ज़्यादा होती है। हाँ, और उससे फिर तनाव और वो अवसाद जन्म ले लेता है। तो इसलिए देखने में आया कि जो फिगर जो सर्वेज हुए कि जब से ये शुरू हुआ है, जो वर्किंग वुमेन शुरू हुई, तब से द प्रिविलेंस ऑफ हार्ट डिजीज इज मच मोर। नॉट ओनली प्रिविलेंस बट ऑल्सो इंसिडेंस, मतलब ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और प्रिविलेंस ज़्यादा है, मेल से ज़्यादा है। तो पहले हम समझते थे नहीं 45 साल की उम्र 50 साल की उम्र तक तो लेडीज प्रोटेक्टेड है, नहीं, बट नाउ नॉट दिस। अब नहीं। और अब ये भी देखने में आया खाली वो जो वर्किंग वुमेन थी ना, वो कल्चर भी वो तो समझ में आ रही थी। इवन हाउस वाइफ्स, अभी हाउस वाइफ्स में भी देखने में आ रहा है कि उनका भी जो है जो हार्ट अटैक का रेट बढ़ गया है पहले से। जी जी। इतना तो मेल जितना तो नहीं हुआ, बट एज कम्पेयर टू प्रीवियस 70s 80s या 90s में जो हार्ट अटैक था फीमेल्स में, अभी वो 1.5 गुना लगभग बढ़ गया। उसके पीछे भी एक रीज़न है। उसके पीछे भी रीज़न ये कि जो आज की जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जो इच्छाएं बढ़ी हैं, जो एम्बिशंस बढ़ी हैं, जी जी, राइट। प्लस जो था ना, जो एक था कोहेरेंस, आपस में जो था ना विचारों का मिलन,
वो खत्म हो गया है। जागरूकता के साथ साथ लाइकिंग डिसलाइकिंग, हाँ, इसे जागरूकता नहीं कहेंगे। नहीं, जब जागरूकता आ रही थी ना तो साथ साथ वो बहुत डिमांडिंग भी है। डिमांडिंग, हाँ, मैंने ये डिमांडिंग। देखा है। उससे क्या हुआ कि हमारे जो बेसिक जो एक तो मन के ऊपर बहुत ज़्यादा नेचर ने प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, वर्किंग वुमन तो है ही, टाइप ए बिहेवियर, वर्किंग टाइप ए बिहेवियर वो तो है ही। इवन हाउसवाइफ्स हैं, जो हाउस होम मेकर्स हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर, क्योंकि बच्चे अब ऐसे हैं, हस्बैंड ऐसे हैं, वो भी बदले हैं ना, बिल्कुल बदले। तो प्रेशर तो उनकी लाइफ पे आया ना, मदर्स के ऊपर आया। आज बच्चे बहुत डिमांडिंग हो गए, हाँ, तो मदर के ऊपर तो फर्क पड़ेगा ना, बिल्कुल पड़ेगा। हाँ, हस्बैंड भी डिमांडिंग ज़्यादा हो गए, जी जी, तो वो फिर उनको प्रेशर तो आ रहा है। क्योंकि पहले जो हाउस वाइफ थी वो सिर्फ घर के काम तक सीमित थी। हाँ। अब चूंकि वो पढ़ी लिखी हैं, अब वो बैंक भी जाती हैं, बाहर के काम भी करती हैं, बच्चों के साथ जो वो भी करती हैं, तो हस्बैंड लोगों को भी कहीं ना कहीं स्पेस मिला कि अब वो काम कर लेते हैं। लेकिन उनके लिए ये काम बढ़ा, शारीरिक क्षमताएं तो उनकी उतनी ही थी, वो बदलाव सब हो ही रहे थे उनके शरीर में। अब उनकी लाइफ में प्रेशर आए, ज़्यादा प्रेशर है जी, प्लस उनका खान पान, मतलब जो पहले उनका सिंपल खान पान था उसमें फास्ट एंड जंक फूड आ गया। एक्सरसाइज जो रेगुलर एक्सरसाइज थी जो आम आदमी की, जो सुबह जो डेली की एक्सरसाइज थी अपनी, जी जी, सुबह उठते ही चक्की में आटा पीसना या कुछ ऐसे काम करना जो घर के चोरस थे, डेली चोरस था, वो भी डिफरेंट हो गया। उसमें जो हार्ड जो एक्सरसाइज खत्म हो गई, वही इनकी मॉर्निंग वॉक थी, है ना, वही उनकी समझो सब कुछ था। पानी लेके आना, सपोज पानी लेके आती थी, हालांकि वो घर में ठीक है टैप वाटर आ गया, टैप आ गई, सब कुछ पानी की अच्छी बात है जी, पर वो जो एक डेली जाने आने की एक्सरसाइज थी ना, वो दैट वाज लाइक मॉर्निंग वॉक। आप आधा घंटा आने जाना भी लगा पानी लाने में, प्लस कुछ वेट उठा के ला रही है, यू आर पुटिंग एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द हार्ट पे, आपके हार्ट की रेजिस्टेंस बढ़ रही है ना, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो वो खत्म हो गया। तो कुछ ऐसी बातें हुई जो जीवन में, मतलब जो एक नींद का भी क्वालिटी बिगड़ी है। जब से एक लैपटॉप, ये मोबाइल आया है, टेलीविज़न आया है, तो पहले हम समय पर सो जाते थे जी जी, हमें याद है कि हम लोग 9 बजे तक सो ही जाते थे, खाना खा लिए 6 साढ़े 6 खाना, सनसेट के पहले खाना हो जाता था, उसके बाद कुछ काम नहीं था। बच्चे थोड़ा स्कूल में पढ़ते थे, वो स्कूल का काम करते थे, माँ बाप ज़बरदस्ती भी 9 बजे सुला देते थे जी जी, और हम लोग सबको सब 4 साढ़े 3 4 बजे उठ जाते थे। हालांकि उसमें कोई ब्रह्मा कुमारी इसका जैसे हम सुबह उठ के अमृत वेला ब्रह्ममुहूर्त मेडिटेशन करने की बात नहीं थी, पर उसके बावजूद में हमारे ऐसे कल्चर थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी। लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत, मतलब पेरेंट्स इस बात को बहुत एम्फेसाइज करते थे, बेटा जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठाएंगे तुमको। बट डॉक्टर साहब जैसे है ना कि कहते हैं ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये बदलाव तो आना ही था, है ना। अब ये जो अब सिचुएशन है, ये परिस्थितियाँ जो अब हमारे सामने हैं, इनसे हम कैसे निपट सकते हैं? क्योंकि अब ना तो वो चक्कियाँ आ सकती हैं, अब फ़ोन जो चीज़ें आ गई हैं हमारे हाथ में, हम उनको छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके तो दोनों ही प्लस माइनस दोनों तरह के इफ़ेक्ट्स हैं। अब सच्चाई ये है कि वर्तमान समय में अब हम कैसे अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें, या कितनी देर तक इनका हम यूज़ करें, ये भी एक सवाल है। देखिए, भले समय बदला है, पर ह्यूमन जो बॉडी है वो नहीं बदली है, उसकी फिजियोलॉजी तो सेम रहेगी। हाँ। कार के मैकेनिक्स तो सेम ही है। सपोज कार है ना, ये तो नहीं कहेंगे भी कार की मैकेनिक्स बदल गई जी, 1970 1980 कार थी और अभी 2024 की कार है, सिस्टम तो वही है, फीचर्स वही है, फीचर्स वही है। आज भी उसके लिए पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, या CNG की कारें आ गई हैं जी, हाँ, बट कुछ ना कुछ एनर्जी का सोर्स तो यूज़ करना ही पड़ता है, तो उसमें क्लीननेस बहुत आवश्यक है। राइट, सेम वे आज के टाइम में अभी हमको जो हमारे अंदर की घड़ी है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्केडियन रिदम है, हाइपोथैलेमस होता है ना, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम, राइट और लेफ्ट ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, उसके अंदर एक बायोलॉजिकल घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्केडियन रिदम भी कहते हैं। उसमें सोने का टाइम है, उठने का टाइम है। तो ये जो अंदर की घड़ी जो बनी है, जो हमारी हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है, क्योंकि हमारा जो 70-80 हज़ार अरब कोशिकाओं से हमारी बॉडी बनती है, 8 अंग बनते हैं जी, और उनकी एक्शन को हार्मोनाइज करने के लिए हमारे पास 7 हार्मोनल ग्लैंड्स होती हैं। अच्छा, जैसे बिल्कुल हाइपोथैलेमस जो कंट्रोल रूम है दोनों ब्रेन का, और उसके बिल्कुल लेकिन नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अच्छा अच्छा, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में पीनियल ग्लैंड है, अच्छा, जो नींद का हार्मोन निकालती है, मेलेटोनिन निकालती है। हमारे हाइपोथैलेमस से लगभग 9 फैक्टर्स निकलते हैं, पिट्यूटरी से 8 हार्मोन निकलते हैं, जो बाकी हमारी बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं उनको, उनके फंक्शन को हार्मोनाइज करने के लिए। फिर हमारा गले में थायराइड ग्लैंड है,
जो कि तरह एनर्जी का मीटर है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, अच्छा। वो डिसाइड करता है हमारा एनर्जी का लेवल, हमारा मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, ओके। कितनी कैलोरीज हम बर्न करेंगे, किस स्पीड से बर्न करेंगे, राइट। और फिर जो है हमारा पीछे थायराइड के पीछे 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन निकालते हैं, जो कि हमारी बॉडी में कितना, हड्डी में कितना कैल्शियम जाएगा, जी जी, कैल्शियम कितना, हमारी बोन्स कितने स्ट्रांग होंगे, अच्छा, राइट। तो ये हमारा हार्मोन डिसाइड करेगा ना। कितनी स्मार्ट फंक्शन है बॉडी के। फिर हमारी जो पेनक्रियास है यहाँ पर स्टमक के बिल्कुल नीचे, जी जी, पेनक्रियास है। पेनक्रियास जो है वो हमारा 2 हार्मोन निकालते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को यूज़ करता है। अच्छा, यहाँ से जो लगभग 1 मिलियन सेल्स होती हैं, लगभग बीटा अच्छा, सेल्स, जिनसे इंसुलिन निकलता है। ये 1 मिलियन, और उनका वजन सिर्फ 1 ही ग्राम होता है टोटल, अच्छा, पेनक्रियास में। तो वो जो 1 मिलियन सेल्स हैं वो इंसुलिन निकालती हैं, और इंसुलिन एक ऐसी करेंसी है जो वहाँ से निकल के सारी बॉडी के हर सेल में पहुँच जाता है। अच्छा, 70 से 80 हज़ार कोशिकाओं के अंदर इंसुलिन पहुँचता है। बट हर इंसुलिन को, हर सेल को एक करेंसी मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, जिससे वो इंसुलिन है सेल के पास, तो जो हम खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज बनता है उसका। वो ग्लूकोज फिर सेल के अंदर तभी जा सकता है जब इंसुलिन अवेलेबल है। जैसे मेरी जेब में अगर पैसा है जी, तो बाजार से कुछ खरीद सकता हूँ, कुछ पानी पीना है या कुछ भी चीज़ खानी है, फल खाना है, जी, मेरे पैसा नहीं तो आई कैन नॉट बाई। सेम वे हर सेल के पास इंसुलिन है, तो सेल जो ब्लड में उन्होंने खाना खाया, ग्लूकोज गया, उसको सेल के अंदर जा सके ग्लूकोज, वो इंसुलिन चाहिए। अच्छा अच्छा, तो वो इंसुलिन जो है वो एक तरह की करेंसी है। अगर इंसुलिन नहीं है सेल के पास तो वो सेल में ग्लूकोज नहीं जाएगा, और ग्लूकोज के बगैर एनर्जी नहीं बनती है। सेल को बहुत सारे काम करने होते हैं। एक कोशिका में, एक सेल में 1 सेकेंड में लगभग 1 लाख रिएक्शंस होती हैं, 100,000 रिएक्शंस इन 1 सेकेंड। तो कैसे होगी, एनर्जी नहीं होगी तो कैसे होगी? तो एनर्जी ग्लूकोज से आएगी, और इंसुलिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो इंसुलिन जो चाहिए, तो इंसुलिन यहाँ से निकलेगी, और वो फिर उसको पर इंसुलिन आजकल जैसे अगर सपोज आप स्ट्रेस में रहते हैं, हाँ, जैसे स्ट्रेस हैज़ बिकम अ वे ऑफ लाइफ जी, 21st सेंचुरी इज कॉल्ड सेंचुरी ऑफ स्ट्रेस। काम ही नहीं चलता स्ट्रेस के बगैर, लोग कहते हैं। तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब जो है अगर मैं स्ट्रेस में रहता हूँ तो मेरा ऐसे इतना सारा कॉर्टिसोल हार्मोन निकल जाता है कि मेरी जो है स्ट्रेस लेवल हाई रहने से क्या होता है, मेरी इंसुलिन जो थी ना वो इनफेक्टिव होती जाती है। जैसे पहले जब हम आज़ाद हुए 1947 में जी, उसमें $1 1 रुपया लगभग बराबर था, ऑलमोस्ट इक्वल था। जी जी, पर भारत में जैसे हम आज़ाद हुए, पॉपुलेशन बढ़ी, स्ट्रेस बढ़ी, करप्शन बढ़ी, तो क्या हुआ कि हमारे 1 रुपया की वैल्यू, डॉलर की वैल्यू क्या हो गई अभी, $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज़। हाँ जी, आज बाइंग कैपेसिटी रुपए की कम हो गई, डॉलर कम। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, इंसुलिन जो हमारा निकलता है हमारी पेनक्रियास से, वो इंसुलिन की सप्लाई तो आज भी सेल्स में जा रही है, जी जी जी, किंतु वो इंसुलिन इनइफेक्टिव हो गया, इनइफेक्टिव हो गया। हाँ, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। जैसे आज रुपया रेजिस्टेंस हो गया है, हाँ, कि रुपया है पर रुपया हैप्पी जेब में, बट इस बाइंग वैल्यू कम हो गई। हाँ, सेम में इंसुलिन की ग्लूकोज को अंदर सेल में लेने की वैल्यू कम हो, वो अंदर खींच नहीं पा रहा है। तो इसलिए आज हम टायर्ड महसूस करते हैं, और ग्लूकोज लेवल, डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है। जो 100 में से एक आदमी को भी डायबिटीज़ नहीं थी 1960s में, आज 10 से 10% लोगों को डायबिटीज़ है। मैं समझती ज़्यादा ही है। हाँ, 100 में से 10 लोगों को डायबिटीज़ हो गई। जी जी जी, प्लस आज लगभग 60 to 70% एडल्ट पॉपुलेशन प्री डायबिटिक है, मतलब वो मुहाने पे खड़ी है। जी जी, थोड़ा स्ट्रेस बढ़ेगी वो डायबिटीज़ हो जाएगी। तो अगर भारत में आज स्ट्रेस बढ़ जाए, आज अचानक नेचुरल क्लैमिटी ऐसी कोई आ जाए, कोई ऐसा इवेंट आ जाए, अकाल पड़ जाए, कोई भयानक प्रॉब्लम जाए सबके लिए, सबको जो देश को तंग कर दे, तो आज तो भारत में 70 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ हो जाएगी। कितनी गंभीर बात है ये। अभी तो 7.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है। जी जी जी, अचानक 70 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ हो जाएगी, तो क्या करेंगे? तो ऐसे ही हार्ट अटैक जो है, जो पहले बहुत कम थे, आज लगभग 8 से 9 करोड़ लोगों को हार्ट अटैक्स है, डॉक्यूमेंटेड हार्ट अटैक्स 1 साल में, टोटल संख्या। जी जी जी, और ये अगर हम लगाएं, प्रोजेक्शन करें, तो हर एक पेशेंट के पीछे 2 पेशेंट हार्ट के छिपे होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर हम 7-8% हम कह रहे हैं, तो अगर इसको अप्लाई करें तो 20% लोगों को आज कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, हार्ट डिजीज है। तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। इसलिए आप देखिए दिन पे दिन क्या होता जा रहा है, जो बीमारी 60-70 में आती थी आज 30 साल में आ रही है,
40 में आ रही है, बिल्कुल 25 में आ रही है, 20 में आ रही है, 18 साल में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आज आप कोई एज नहीं है, एज नहीं है। हाँ। इसमें आज क्या हो रहा है कि कहते हैं जिसके पास भी हार्ट है उसको हार्ट अटैक आ सकता है, बताइए, है ना, क्योंकि किसी भी एज में आ सकता है। नो वन इज इम्यून टू हार्ट अटैक। तो अगर हम चाहते हैं हार्ट अटैक से फ्री होना तो हमको समझना होगा, अंदर वाली घड़ी को फॉलो करना होगा, समय पर सोना होगा, अपने काम को इस तरह से सेट करना होगा कि हम समय पर सो जाएं। सोने का समय लगभग 10 बजे है, जी जी, 9:30 से 10 बजे के बीच में सो, और सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना होगा। वो टाइम है क्योंकि उस समय हार्मोन निकलने वाला है। जिस तरह से आपने हाँ बताया कि एक के बाद कितनी सुंदर फंक्शन है। अगर एक फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो सारे ही फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर उसके जो परिणाम है वो कितने घातक हो सकते हैं, और हो रहे हैं जैसा कि आपने बताया। मैं हार्मोन ऑर्केस्ट्रा की बात कर रहा था जी, जैसे हमने पैनक्रियास की बात, उसके बाद एड्रेनल ग्लैंड है नीचे ना, किडनीज के ऊपर दोनों तरफ। वो जो भी स्ट्रेस हमारी लाइफ में आ रही है, अचानक वाली स्ट्रेस है, सडन स्ट्रेस, तो हमारी एड्रेनल निकलती है, उसको बूस्ट करने नॉर एड्रेनल निकलती है। जो क्रॉनिक स्ट्रेस है लाइफ में, जी जी, सपोज आपका प्रोफेशन ऐसा है, आप डॉक्टर हैं, आपका डे एंड नाइट आपकी कॉल, सपोज आजकल क्या बोलते हैं उनको, कॉल सेंटर्स हैं, वहाँ पे काम करते हैं, नाइट ड्यूटी है, तो आपकी स्ट्रेस अलग टाइप की है, आपकी मतलब ड्यूटी अलग टाइप की है, तो आपकी जो है रिस्पॉन्स जो है वो स्ट्रेस हार्मोन, क्रॉनिक स्ट्रेस आपको लगाता रहती है। हाँ, तो वो कॉर्टिसोल हार्मोन निकलना शुरू है। कॉर्टिसोल हार्मोन उस क्रॉनिक स्ट्रेस के लिए होता है। फिर आपके मेल फीमेल हार्मोन, अगर मेल है तो मेल वाले हार्मोन होगा, फीमेल है तो ओवरीज और टेस्टिस है। जी जी जी, ये 7 ग्लैंड्स हैं। ये सातों ग्लैंड जो है हमारी, उनका हार्मोनियस, उनके सिक्रेशन प्रॉपर होंगे तो 70 से 80 हज़ार कोशिकाएं हमें ठीक काम करती हैं। और वो हमारे हाइपोथैलेमस में, जहाँ सीट ऑफ द सोल है ना, जी जी, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हमारी सीट, अगर यहाँ पर हमारे अंदर आज के जीवन में क्या है, वी आर ऑल अंडर प्रेशर, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, कंपटीशन कंपैरिजन का प्रेशर, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, सेंसिटिव नेचर, इमोशनल नेचर, सिनिकल बिहेवियर, हॉस्टाइल बिहेवियर, रिवेंजफुल बिहेवियर, राइट, सिनिकल, फाइंडिंग फॉल्ट इन द अदर्स, है ना, नॉट एबल टू शेयर योर स्ट्रेस विद पीपल, लोग क्या कहेंगे, तो और लोग क्या कहें। तो ये जो आज की नेचर हो गई है, तो ये जो सारे फैक्टर्स है, उसके ऊपर रॉन्ग मूड, बिकॉज दिस इज ऑल रिलेटेड टू रॉन्ग मूड, हमारा मूड खराब होता है इन सब बातों से, तो रॉन्ग फूड खाते हैं। मूड डिसाइड अवर फूड, है ना, मैं गलत क्यों खा रहा हूँ, मुझे डायबिटीज़ है, फिर मना है कि मुझे शुगर नहीं खानी है, फिर मैं गुलाब जामुन खा रहा हूँ, मुझे मना है कि समोसा नहीं खाना, फिर मैं समोसा खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ, क्योंकि मूड में अगर बिटरनेस है तो मीठा खाना पड़ता है। आई कंपल्सरी टेकिंग स्वीट्स। मेरे अंदर ड्राइनेस है तो मैं फ्राइड खा रहा हूँ। मेरे अंदर अगर बोरिंग, आई एम फीलिंग बोर्ड, तो मैं हॉट एंड स्पाइसी खा रहा हूँ। 100 से ज़्यादा मूड स्टडी हुए हैं। तो हर मूड हम गलत खाते क्यों हैं, जानने के बाद कि मुझे प्रॉब्लम है, वी आर कंपेल्ड टू टेक रॉन्ग फूड्स, बिकॉज हमारा मूड खराब है। हम खाने में खुशी ढूंढ रहे हैं, हम खाने के लिए जी रहे हैं, राइट। सबसे बड़ी बात है हम खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। हम हाई फैट हाई शुगरी फूड, क्योंकि जीवन में ड्राइनेस आ गई है जी, मिठास खत्म हो गई है, संबंधों में कड़वाहट बढ़ गई, तो ज़्यादा आज यंग लोग क्यों हार्ट अटैक आ रहे हैं, हाई फैट हाई शुगरी फूड ले रहे हैं। और भी बहुत सारे रीजन है। हाँ, एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, हाँ, बहुत सारे मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, जी जी, चाय बहुत पी रहे हैं, कॉफ़ी बहुत, कॉफ़ीन का बहुत ज़्यादा सेवन हो रहा है, जी जी, है ना, आइसक्रीम्स बहुत खा रहे हैं ना, फास्ट फूड्स बहुत खा रहे हैं, क्यों, लुकिंग फॉर दैट हैप्पीनेस इन द फूड व्हिच इज नॉट देयर। फिर हम जब सोने जाते हैं तो हमें नींद नहीं आएगी, बिकॉज थॉट स्पीड बहुत फास्ट है। जी जी, जो हमने जो बातें नेगेटिव, जो टाइप है बिहेवियर, एंजाइटी, एंगर की बात की, थॉट स्पीड बहुत फास्ट हो गई, तो थॉट स्पीड 4 से कम हो तो नींद आएगी ना, और पता नहीं कितने हो जा रहे हैं, थॉट 40 थॉट हो रहे हैं, तो 4 से नीचे कैसे जाएंगे हम। सोने 10 बजे जाएंगे, 2 बजे नींद आएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हम गलत फूड खा रहे हैं, गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज भी हम सुबह देर से उठते हैं, रात को 2 बजे सोएंगे तो 2 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, फिर एक्सरसाइज कहाँ करेंगे, 9 बजे तो ड्यूटी पे पहुँचना है, शाम को जिम में जाएंगे तो हार्ट अटैक तो आएंगे ना। व्हेन यू ऑलरेडी टायर्ड तो कोलैप्स तो आप करेंगे ना। प्लस उसके लिए कितनी सारी फिर स्ट्रेस को फील करने के लिए आप स्मोकिंग कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नींद की दवाइयाँ खा रहे हैं, बहुत सारी चाय कॉफ़ी, मतलब सब चीज़ें ले रहे हैं, ड्रग अब्यूज़ हो रहा है, तो इससे हम लोग हार्ट अटैक आ रहे हैं। सब कुछ गलत हो रहा है, हम बिल्कुल अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हैं, अपने शरीर का मिजाज नहीं समझ पा रहे हैं। 11 बजे हम आ रहे हैं, 12 बजे डिनर कर रहे हैं और फिर 2 बजे सो रहे हैं। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये सब्जेक्ट यहीं नहीं ख़त्म होने वाला, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है। इन्हीं बातों को हम अपने अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद। दोस्तों, जितनी बातें मैंने डॉक्टर साहब से सुनी या आपने सुनी,
तो आपको समझ तो आ रहा होगा हम ज़िंदगी के किस मोड़ पर खड़े हैं, हमें कहाँ से और क्या शुरुआत करने की ज़रूरत है और कितना गलत हम कर रहे हैं अपने साथ। हम खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो रिश्तों को कैसे समझेंगे। रुकिए और सोचिए करना क्या है आपको। इसी विषय को अगले एपिसोड में कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।